एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत टाइम से हमने लेक्चर्स बेस्ड वीडियोस नहीं डाले थे, तो अब टाइम आ गया है, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब जो हम वीडियोस ज्यादातर आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो आ रहे वन शॉट वीडियोस। जी हाँ, अब ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लिए ऑलमोस्ट टारगेट किया जाएगा कि एक दिन के अंदर दो दो चैप्टर्स आपके लिए वन शॉट वीडियोस डाल दिया जाए, क्योंकि इस टाइम पे जितना मोटिवेशन आपको जहां से लेना था आपने ले लिया। अब डर आपको पढ़ने के लिए बोलेगा कि भाई आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब आपके अंदर एक डर आने वाला है। तो वन शॉट वीडियो आज मैं लेकर आई, ऑलरेडी दो साइंस के दो चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस में डाल चुकी हूँ। अब मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 10 का वन शॉट वीडियो, साइंस 2 का सेम। इसके बाद हिस्ट्री के लिए भी कुछ मैं लेकर आपके लिए आना स्टार्ट करूंगी। बहुत सिंपल सा चैप्टर है और बहुत बेसिक सा चैप्टर है, जो आपने इससे पहले भी बहुत बार पढ़ा है, इससे पहले भी आपके बहुत बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो आज जो मैं चैप्टर आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल वे में, पूरा डिटेलिंग नहीं देखूंगी, जो मेन पॉइंट्स मेरे को हर पैराग्राफ में दिखेगा वो पॉइंट्स में उठाऊंगी और सीधा आप लोगों को वही एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? अगर हम डिजास्टर की बात करें तो दो तरीके के डिजास्टर होते हैं, एक होता है नेचुरल डिजास्टर और एक होता है मेन मेड डिजास्टर। अब अगर नेचुरल की बात करते हैं, अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल डिजास्टर के अंदर वो चीज होती है जो नेचर हमको करता है, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। अब फ्लड की बात करो, अर्थक्वेक बात करो, ये हमने लेकर आ रहे हैं, ये कैसा होता है? नेचर के थ्रू होता है। तो ये जो डिजास्टर होते हैं इसको अब रोक तो नहीं सकते, ये सिंपल सी चीज है कि भैया देखो नेचुरल डिजास्टर आप रोक नहीं सकते हो, वो आना है तो वो आएगा। बट अगर वो डिजास्टर आता है तो उस टाइप पे आप ऐसी क्या अरेंजमेंट करके रखिए कि उस डिजास्टर की वजह से जो बहुत ज्यादा लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ह्यूमन लॉस होता है, लाइफ का लॉस होता है, जो भी लॉस होता है हम उसको कम कर सके, उसके लिए हम क्या करें ये हमको सोचना है। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर, मेन मेड डिजास्टर क्या होता है? जैसे कि जो टेररिस्ट अटैक किए जाते हैं उसको मेन मेड डिजास्टर होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, ये सारे मेन मेड डिजास्टर। तो एक बार हम इसको रोक सकते हैं भाई, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेके उन लोगों को पकड़कर रोक सकते हैं। बट जो नेचुरल डिजास्टर होता है ना उसको रोकना इम्पॉसिबल है, आप उसको नहीं रोक सकते हो। हम क्या कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो हम ऐसे क्या प्रिकॉशन ले ताकि इसकी वजह से लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम क्या है? डिजास्टर। मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसकी वजह से बहुत चीजें बर्बाद होती है और दो तरीके के डिजास्टर होते हैं। अब इन्हीं डिजास्टर को मुझे मैनेज कैसे करना है, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे वो इस चैप्टर में देखते हैं। अगर हम अपने आसपास के एनवायरमेंट में देखते हैं तो बहुत से डिजास्टर दिखते हैं, जैसे कि फैमिन की बात कर ले, साइक्लोन। फैमिन क्या होता है? भूखमरी सिचुएशन। साइक्लोन क्या होता है? जो बवंडर आता है, तूफान आता है, उसको साइक्लोन बोलते हैं। अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है, वॉल्केनोस में ऑलरेडी पता है कि भाई अगर यहाँ पे अर्थ के नीचे पे हिट ज्यादा होती है तो जो नीचे का अर्थ का जो इनर और आउटर कोर के अंदर जो लावा रहता है वो क्या करता है? बाहर की तरफ आता है और वो इस तरीके से एक आग निकालता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो होती रहती है, दिस लीड टू सडन डिजास्टर अनएक्सपेक्टेड टू द ह्यूमन। और नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर का डिजास्टर होता है वो हमें पता भी नहीं रहता है। देखो मेड में डिजास्टर भी हमें नहीं पता रहता कि भाई किसी ने ऑन द स्पॉट बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, किसी ने शूट कर दिया, तो ये तो हमें वहां पे भी नहीं पता है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। बट सेम चीज अगर नेचुरल डिजास्टर की बात करें वो तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है, कब क्या हो जाएगा वो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द मेड मेड डिजास्टर। जब ह्यूमंस अपनी तरीके से, जब ह्यूमंस की वजह से कोई डिजास्टर आता है तो उसको मेड मेड डिजास्टर बोलते हैं। जब कोई डैमेज नेचर की वजह से होता है, नेचर के थ्रू अगर कोई फ्लड, अर्थक्वेक ये सब आया है तो उसको नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। वर्ड की बात करें, ह्यूज एंड सडन आर इंपॉर्टेंट टू द डेफिनेशन। एज डिजास्टर ऑकर्स सडनली इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मतलब क्या? हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई ऐसा कोई आने वाला है, वो कभी भी अचानक से आ जाता है। वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ, लाइक जैसे लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन, कोई भी डिजास्टर होता है तो भाई बहुत से इंसान का घर, अर्थक्वेक आता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, लोगों के घर चले जाते हैं, और वो जो कोलैप्स हुआ उसको कोई हमको रेमेडी नहीं मिलने वाला कि लाके गवर्नमेंट हमको पैसे देने वाले, उनका पैसा चला जाता है। सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटी में लोगों के लिए तकलीफ बढ़ जाती है। पॉलिटिकल लेवल पे आता है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस समय पे लोग डरे हुए रहते हैं, चीजों को मैनेज करना, वहां के लोगों को खाना पीना पहुंचाना, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। पीरियड ऑफ ईच डिजास्टर इज नॉट द सेम। हर डिजास्टर सेम टाइम पे नहीं आता। अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो बारिश के टाइम पे आपको क्या चांसेस होगा कि फ्लड या तो सुनामी ज्यादा दिखेगा। अगर गर्मी का टाइम आता है तो साइक्लोन के चांसेस हमको ज्यादा दिखते हैं। तो कोई भी, जितने भी डिजास्टर आते हैं, अब मेन में डिजास्टर मुझे पता है कि हाँ नवंबर मंथ में ना टेररिस्ट आएंगे और वो लोग अटैक करेंगे। कोई भी डिजास्टर प्रिडिक्टेबल नहीं होते, किसी को भी हम नहीं इमेजिन कर सकते कि भाई किस टाइम पे कौन सा डिजास्टर, चाहे नेचुरल हो चाहे मेन मेड हो, दोनों अनएक्सपेक्टेड होते हैं और दोनों कभी भी किसी तरीके से किए जा सकते हैं, हो सकता है।
सम डिजास्टर शॉर्ट टर्म वेयर सम आर द लॉन्ग टर्म। कुछ ऐसे डिजास्टर होते हैं जो छोटे टाइम के लिए आते हैं और उसकी वजह से ना इतना बर्बादी नहीं होता है। जैसे कि अर्थक्वेक आता है, लेकिन कभी कभी होता है कि हल्का सा झटका फील हुआ कि भाई थोड़ा सा अर्थक्वेक आया, 2 सेकंड 3 सेकंड का, उसके बाद नॉर्मल हो गया, तो वो बहुत बड़ा उसका असर नहीं दिखता है। और कभी कभी ऐसा आता है कि 7-8 मिनट का आता है, 7-8 मिनट का अर्थक्वेक मतलब बहुत हो गया। किसी जगह को बर्बाद करने के लिए 7 to 8 मिनट का अर्थक्वेक में वो पूरी की पूरी एरिया साफ कर सकता है। तो कोई ऐसे डिजास्टर होते हैं बहुत छोटे टाइम के लिए उसका इफेक्ट रहता है, कुछ ऐसे डिजास्टर होते हैं जिसका लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट रहता है। अभी जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, भोपाल की अगर आप लोगों ने सुनना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या होता है कि भाई जो पूरा का पूरा केमिकल कंपनी था, वहां से केमिकल ही लीक हो गया, तो जो केमिकल लीक हुआ उसका इफेक्ट आज तक हमको दिखता है कि वो जो केमिकल वहां पे लीक हुआ था, वहां पे आज भी जो लोग उससे अफेक्टेड थे वो उनकी जीन्स में चला गया, और उनके जो बच्चे भी बहुत हो रहे वो किसी तरीके से हैंडीकैप्ड होते, डीफ होते, डम्ड होते, किसी न किसी तरीके से उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होती ही होती है। तो ये सारी जो चीजें रहती है ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि डिजास्टर हुआ तो 1992-93 के आसपास हुआ था, पर उसका असर आज तक हमको वहां पे देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो केमिकल रिएक्शन था उसका इफेक्ट हमको आज तक वहां पर देखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें रहती है जो अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग टाइम पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ऑलरेडी हमने पढ़ दिया कि कितने टाइप के डिजास्टर होते हैं, दो टाइप के। दो टाइप्स के और कौन कौन से होते हैं? आपके नेचुरल एंड मैन मेड। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं हम लोग डिजास्टर के बारे में। अब डिजास्टर का डिटेलिंग वो क्या बोल रहा है देखो, एक होता है जियो फिजिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर एंड मेन मेड डिजास्टर। अब मेन मेड तो भाई दो है, अननोन, मतलब जैसे पॉइजनियस गैस जो मैंने भी भोपाल के बारे में बताया कि अचानक से कोई गैस थी जो पूरे के पूरे जगह पे फैल गई और लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, एटॉमिक टेस्ट होता है जब अनप्लान एक्शन एक्सीडेंट हो गया किसी को पता नहीं था, अचानक से अगर आप रोड पे जा रहे थे, किसी को नहीं, उसकी गाड़ी की ब्रेक खराब हो गया और उसने एक्सीडेंट कर दिया सामने वाले को, तो उसका प्लान नहीं था कि उसको ये मारना ही था उस इंसान को, वो अनप्लान था कि भाई वो जा रहा था, कुछ उसके साथ ऐसे गाड़ी के साथ उल्टा सीधा हुआ, सामने वाले की डेथ हो गई इस वजह से। तो ये अनप्लान एक्सीडेंट होता है। इंटरनेशनल मेन मेड में क्या होता है, जब दो कंट्री के बीच में झगड़े होते हैं, वॉर होता है, किसी जंगल में या किसी एरिया में आग लगा, सिलेंडर फट गया या किसी के घर में कुछ हो गया, तो पूरे एरिया में आग लग जा रही है, वो पूरी जगह पे आग लग जा रही है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, फोर्स माइग्रेशन। फोर्स माइग्रेशन कैसे, जैसे अपने अफगानिस्तान में भी सिचुएशन देखा, अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ कि तालिबान वालों ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। अभी पूरा का पूरा अफगानिस्तान किसके अंडर में आ गया? तालिबान। अब तालिबान जो अफगानी लोग थे, मजबूरी में उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ा। हिटलर के टाइम पे ज्यूस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपको पता होगा कि जब हिटलर ने अटैक किया, जब हिटलर की धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ी, हिटलर का रूलिंग पावर बढ़ता गया, तो वहां से ज्यूज लोगों को क्या करना पड़ा? फोर्स माइग्रेशन, मतलब जबरदस्ती उनको मार के हटाया गया। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी हमने कश्मीर का ऑलरेडी एक सिचुएशन देखा होगा, जहाँ पे जो कश्मीरी पंडित थे, इतने बड़े बड़े उनके घर, इतने बड़े बड़े महल, और क्या किया गया उनके साथ? लोगों को जबरदस्ती वहां से इतने करोड़ की प्रॉपर्टी वहां से छोड़ के उनको माइग्रेट करना पड़ा। तो ये फोर्स माइग्रेशन होता है, टेररिज्म, रेप होता है, बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर किया जाता है, ये सब क्या है? जो हमारी वजह से होता है, मेन मेड डिजास्टर। ठीक है, जियो फिजिकल, जियोलॉजिकल क्या होता है? जियोलॉजिकल मतलब जो ज्योग्राफिकल, जियो का मतलब क्या हो गया? ज्योग्राफिकल, मतलब लोकेशन के ऊपर, जगह के ऊपर जब कोई ऐसी चीजें आती है, फिजिकल चेंजेस आते हैं तो आता है। जैसे कि अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक क्या होता है? स्लाइड्स होती है ऐसे नीचे की तरफ, हमारे अर्थ के नीचे क्या होता है? प्लेट्स होते हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं और कभी कभी ये प्लेट्स जब कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? क्रैक। तो अर्थक्वेक क्या हो रहा है? वो जगह हिल रही है ना, क्या है? जियो फिजिकल, मतलब ज्योग्राफी का फिजिकल शेप चेंज होता है। सुनामी आना, लैंडस्लाइड होना, लैंडफॉल होना, इरोजन, अल्कलाइजेशन, फ्लडिंग, मतलब जो भी ये सारी चीजें होती है जहां पे किसी जगह पे वहां की पत्थर गिर गई, पहाड़ पे से पत्थर गिरने लगे, स्लाइड, लैंड जो था वो डिवाइड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, इसको बोलते हैं जियोफिजिकल। एटमॉस्फेरिक क्या होता है? अचानक से बहुत ही गर्म ठंडी हवा चलने लगी। स्नो स्टॉर्म, मतलब स्नो के बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। साइक्लोन का आ जाना, हेल स्टॉर्म, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, फ्लड आना, मेट्रॉइड, सनस्पॉट, सनस्पॉट मतलब गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो सन का रेज इतना है होता है कि अगर वो सन का रेज मेरी स्किन को टच करता है तो मेरी स्किन के ऊपर वो डैमेज कर देता है, मेरे स्किन के ऊपर एक अलग सा रिएक्शन कर देता है। तो उसकी ऐसी चीजें जो रहती है वो करना स्टार्ट होता है। प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है? पूरे जंगल में आग लग गया, फंगल डिजीज अचानक से स्प्रेड हो जा रहा है,
वीड, वीड तो ऑलरेडी पता है ना, जब कोई भी हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें जो सबसे स्मॉल प्लांट फर्स्ट आता है उसको वीड बोलते हैं, उसको कट करना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर वीड को नहीं कट करते तो वो आगे प्लांट को ग्रो नहीं करने देता, अगर ग्रो करता भी है तो प्लांट फिर एक पॉइजनस प्लांट की तरह बन जाता है, जिसको हम वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। एक्वेटिक कैरेट ग्रास, ये सब। एनिमल की बात करें तो एनिमल की वजह से बहुत से वायरस होते हैं, जैसे आपने स्वाइन फ्लू सुना होगा कि ये सारी चीजें जो रहती है, जैसे आप ये मुर्गा ये सब जो खाते हो, जो नॉन वेजिटेरियन चीजें जो भी हम खाते हैं, जैसे गोट को खाते हैं या चिकन खाते हैं, तो ये सारी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी उस चीज को अडेप्ट नहीं कर सकती, तो अगर हम उनकी बॉडी को खाते हैं, देखिए अगर आपने किसी चीज को बॉईल करके, इंडिया में क्या होता है बहुत सारे मसाले स्पाइसेस डाल के बॉईल करके खाया जाता है, तो बहुत बार ऐसे वायरसेस के स्प्रेड होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम इतना ज्यादा उसको पकाते हैं। अगर आप फॉरेन में जाओगे तो वहां पे इतना कुक करने की आदत नहीं है, वो लोग कैसा ऑलमोस्ट हाफ कुक खाते हैं, मतलब आधा पका हुआ आधा कच्चा खाते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स के वायरस होते हैं वो उनके अंदर स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई हमने तो खाया नहीं, अब सोचो यूएस के अंदर एक पर्सन है जिसने कुछ ऐसा खा लिया, किसी एनिमल के बॉडी को खाया, रेड को खा लिया, क्योंकि भाई उनके लिए तो ये सब चूहा मकड़ी वकड़ी कुछ भी अंडा का बंड खाते रहते हैं, अतरंगी चीजें उन लोग खाते हैं, ठीक है। तो यूएस के अंदर एक पर्सन ने समझो रेड को खाया, अब रेड से कोई ऐसा एक वायरस है जो उसकी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। अब हमने तो नहीं खाया, हम अगर अगर ऐसी चीजें तो खाने भी नहीं है, फिर भी एक चिकन ही खाया समझो, अब उसको कुक करते हैं और हम अपने बहुत सारे स्पाइसेस उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं रहता अगर उसके अंदर वायरस होगा भी तो। बट अगर उसने रेड खाया, ये वायरस उसकी बॉडी के अंदर आ गया, अब प्रॉब्लम क्या होगा, हमने खाया नहीं है उसको, बट इसकी बॉडी के अंदर जो वायरस हो गया ना, अब इसकी बॉडी से वो वायरस अलग अलग लोगों में स्प्रेड होना स्टार्ट होगा। और इस तरीके से एक एनिमल की बॉडी से जब एक पर्सन की बॉडी में वायरस होता है, तो पर्सन टू पर्सन वो वायरस जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा डबल स्पीड से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें थे। इंसेक्ट होता है, बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल्स, पॉइजनस एनिमल्स जैसे आपको समझो, पॉइजनस एनिमल में बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, अगर कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, कुत्ते ने काट लिया और आपने इंजेक्शन नहीं लिया, अब इंजेक्शन नहीं लिया तो क्या हो जाता है, रेबल्स की बीमारी होती है। रेबल्स क्या होता है कि उसके अंदर धीरे धीरे हमारी जो बॉडी रहती है ना, वो एक डॉग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। डॉग की तरह बिहेव कैसे करेगी कि हमें पानी से डरने लगना, मतलब फोबिया आ जाता है, वाटर फोबिया होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पानी नहीं, धीरे 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 अगर किसी को रेबिस हो गया तो ये तो समझ लो कि भाई वो इंसान जिएगा तो नहीं, वो उसकी डेथ फिक्स है, ये 100% फिक्स है कि अगर किसी को ये बीमारी हो गई तो वो जिएगा नहीं, उसकी डेथ फिक्स है। तो ये चीजें होती है, किसी एनिमल्स ने, स्नेक ने काट लिया, कोबरा ओबरा ने अब काट लिया, तो उसका जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी के, उसके अंदर वो पॉइजन नॉर्मल है, बट वो हमारी बॉडी उस पॉइजन को टॉलरेट नहीं कर सकती है, फिर धीरे 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 हमारी बॉडी क्या रहेगी, स्प्रेड होना, वो पॉइजन स्टार्ट होता है और हमारी डेथ हो जाती है। तो समझ में आ गया ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट्स में मैंने आपको ये जितने जियो फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड मेन ये तीनों मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब जब भी कोई डिजास्टर आता है तो डिजास्टर के आने की वजह से देखो उसका असर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। अभी बहुत सिंपल से हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जहां पे आएगा वहां के अगर ब्रिज होंगे तो पूरी तरीके से ब्रिज टूट जाएंगे। जो कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्री एरिया रहते हैं वहां पे फ्लड आ जाएगा। ऐसी चीजें होने की वजह से वहां पे खाने पीने की कमी आ जाएगी, घर कोलैप्स हो जाएंगे। जो डेवलपिंग क्रैक्स इन लैंड, जो लैंड डेवलप हो चुके रहेंगे उसके अंदर पूरी तरीके से क्रैक्स आ जाएंगे। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, सूखा पड़ जाना। व्हाट इज एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस डिजास्टर? डिजास्टर डेफिनेटली अफेक्ट द इकोनॉमिक ऑफ द नेशन। और अगर किसी भी कंट्री के अंदर कोई डिजास्टर आता है, जैसे कोविड आया कोविड क्या था, एक डिजास्टर ही था हमारे लिए। तो कोविड आया तो क्या हुआ, लोगों के जॉब चले गए, लोगों को घर में बैठना पड़ गया, हालत खराब हो गई। तो जब ऐसी चीजें आती है तो डेफिनेटली डिजास्टर की वजह से एक कंट्री का इकोनॉमिक मतलब उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है ना वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। एंड इसी के साथ साथ if any port is destroyed, there are long lasting effect on economy due to huge expense on its reconstruction. पोर्ट पता है ना कहा क्या होता है? पोर्ट मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है जहां पे हम जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जिस कोस्टल एरिया पर आता है, मतलब समझो समुद्री एरिया जो है उसको रखा गया है कि भाई यहाँ से मैंने कोई शिप मंगाई है और वो शिप का सामान ये पूरे कोस्टल एरिया पे उतरेगा तो उसको पोर्ट बोलते हैं। अगर फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड आने से क्या होगा, पूरा का पूरा पोर्ट खराब हो जाएगा। जब वो पूरा पोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरीके से वो पोर्ट बर्बाद हो जाता है, तो उस टाइम तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगा, चीजें आ नहीं पाएगी। दूसरी चीज, इस चीज को वापस से बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा लग जाता है, रिकंस्ट्रक्शन काम लग जाता है सॉरी।
Administrative problem arise during the disaster if local governing bodies affected by disaster related department cannot answer the problem of disaster efficiently. अब अगर मैं बोलती हूँ कि हमारे साथ गलत हुआ, गवर्नमेंट को हमें जवाब देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट खुद ही उससे अफेक्टेड हो गई है। बात आ रही है समझ में? फ्लड आया और गवर्नमेंट ऑफिस ही बर्बाद हो गया। गवर्नमेंट खुद उस डिजास्टर से अफेक्टेड है कि हमारे मिनिस्टर को ही कोविड हो गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही कोविड हो गया। तो जब वो इंसान खुद उस चीज से अफेक्टेड है तो वो कॉमन पब्लिक को उस चीज का क्या ही जवाब देते बैठेंगे, वो कॉमन पब्लिक को उस चीज के बारे में क्या ही बोलते बैठेंगे। बात आ रही है नहीं कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डिजास्टर होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर क्या होता है। नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर का मतलब होता है कि जब भी कोई डिजास्टर आने वाला है तो हम लोग को कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जिसका बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले क्या बोला देखो सबसे पहले वो बोलते हैं कि फेज ऑफ डिजास्टर। फेज ऑफ डिजास्टर क्या होता है? फेज ऑफ इमरजेंसी। Important character of this phase is maximum lives can be saved by quick action during this phase and various action like search and rescue operation, medical assistance, first and restoring communication service, removing the people from attend area. अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फटाफट हेलीकॉप्टर रेडी किया, वहां पे सारे आर्मी वालों को भेजा गया, वहां से जितने लोगों को जितना जल्दी बचा कर लेकर आ सकते हैं, वहां पे मेडिकेशन फैसिलिटी देना, वहां पे सारी चीजें। मतलब इमरजेंसी आ गई तो आप बैठ के वेट मत करो कि पहले भाई पूरा बर्बाद हो जाने दो फिर हम बाद में जाकर देखेंगे। अगर इमरजेंसी आ गई है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कितने फास्ट और कितने जल्दी हम वहां पर पहुंचे और वहां पे जो जो लोग फंसे हुए उनको रेस्क्यू करके निकाले, उनको बचा कर निकाले, उनको मेडिकल फैसिलिटी फटाफट दी जाए, वहां पे जो लोग हैं वहां पे रह रहे उनके लिए फूड अवेलेबल करवाया जाए। ये होता है फेज ऑफ इमरजेंसी। दूसरा ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज क्या होता है? Rehabilitation work is started in this phase after the subsidence any type of disaster include cleaning of dam, restoring water supply, repairing road। मतलब एक बार चलो फ्लड आ गया, ठीक है, समझो एक जगह पे फ्लड आ गया, जैसे केदारनाथ में आया था, केदारनाथ में फ्लड आया, फटाफट क्या किया, जैसे फ्लड आया तुरंत यहाँ से सारे टीम को भेजा गया, मतलब जो आर्मी टीम है उनको भेजा गया, फ्लाइट सारी चीजें भेजी गई। जब वहां पे सारी चीजें भेजी गई तो जो लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया, और जो वहां पे नहीं आ पा रहे थे उनके लिए क्या अप्लाई भेजा गया, फूड सप्लाई करना स्टार्ट हुआ। धीरे 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 4 दिन के अंदर पूरा का पूरा केदारनाथ में जो फ्लड आया था वो नॉर्मल हो गया। अब दूसरा क्या, अब जितने भी मंदिर, जितना भी रोड, जितना भी रास्ता वहां पे बर्बाद हुआ था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, मतलब उसको ठीक किया जाएगा, उसको प्रॉपर किया जाएगा। एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफर द मॉनिटरी एंड अदर टाइप ऑफ हेल्प टू सच पीपल। मॉनिटरी का मतलब क्या होता है? मॉनिटरी का मतलब होता है मनी। मॉनिटरी का मतलब क्या होता है? मनी का हेल्प। मॉनिटरी मतलब होता है पैसे की हेल्प। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जैसे कोविड में भी आपने देखना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो थे वो हर जगह से जितना पैसे की हेल्प लोगों को कर सकते थे वो लोग कर रहे थे, तो पैसे की हेल्प करना, मॉनिटरी हेल्प देना, इस तरीके की चीजें वो लोग ज्यादा करने लगते हैं। Reconstruction phase. This is highly complicated phase. This phase begins in transitional phase. People reconstruct their building and facility, road supply. मतलब धीरे धीरे जो भी चीजें बर्बाद हुई है, वाटर का सप्लाई करना, रोड को बनाना, लोगों के लिए फूड अवेलेबल करना, वो सारी चीजें करना यहाँ पे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट होता है planet Earth has experienced many natural disasters. Listening to the descriptions of those disasters bring numbers to the numbness to the mind. numbness मतलब हम एकदम ऐसा लगता है यार ऐसा हो गया था, इतने लोग मर गए थे, नम हो जाना, एकदम शांत हो जाना, एकदम शॉक में रह जाना, वैसी चीजें हो जाती है कि अरे यार ऐसा डिजास्टर हुआ था, इतने लोगों की डेथ हुई थी। अगर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी देखो, छोटे छोटे बच्चे, 10 महीने का बच्चा, 6 साल के बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चों की डेथ हो गई है और हॉस्पिटल्स के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है। जो बाहर के साइड पे जितने भी वो लोग के स्ट्रेचेस रहते थे उसके ऊपर डेड बॉडीज बाहर तक लगी हुई है। लोग हाथ में अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली वालों को लेके खड़े कि हमारा भी ट्रीटमेंट कर दो, हमारे बच्चे मरे। तो हम जब सोचते तो उतना जितना हमें डरावना नहीं है, वो आप सोच के देखो जब आपके आपके सामने ऐसा कुछ चलेगा तो वो कितना डरावना होता है, वो कितना शॉकिंग वाली चीज होती है। तो अर्थ ने तो मतलब अगर हम भाई अर्थ पे रहते हैं तो खाली अर्थ के बारे में बता सकते हैं कि अगर हम अर्थ की बात करें, प्लैनेट अर्थ की, तो उसने बहुत कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है जो बहुत ही नम है, जिसको समझ पाना बिल्कुल भी मुश्किल है। इन रियलिटी ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ सेवरल ईयर्स बिकम फियरलेस एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इट इंक्रीज नीड द इमर्जिंग प्रॉब्लम and now at extreme such disasters increase after the World War II. Condition of instability arise in the country due to various reasons and economic inequality.
और हमने तो हिस्ट्री देखी है भाई, अर्थ के ऊपर पूरे वर्ल्ड ने ये नेचुरल डिजास्टर से लेकर मैन मेड डिजास्टर तक जितना भी लॉस हुआ, जो भी बर्बाद हुआ, वो सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस की है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, पूरी कंट्री की हालत खराब, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब पूरे वर्ल्ड की, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, दूसरी कंट्री से हेल्प मांगना। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भाई अब टाइम आ चुका है कि हमें हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने हैं जिससे ना मेन मेड डिजास्टर हो, ना ही नेचुरल डिजास्टर जल्दी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। 2014 के अंदर ये विलेज मालिन करके जो डिस्ट्रिक्ट पुणे में आता है, वो स्कूल जो था रिकंस्ट्रक्ट द डिजास्टर, ये इस तरीके का स्कूल था, और वहां पे फ्लड आने की वजह से आपको दिख रहा है पूरा स्कूल एकदम बर्बाद हो गया था। और एक टाइम के बाद जैसे ही फ्लड गया, उन्होंने उस स्कूल को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया और फिर से बनाया। और एक जो सबसे बड़ा हमारे बात करें तो ह्यूमंस के लिए मेन मेड डिजास्टर उसको बोल सकते हैं कि बनाया हमने, और हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, वो है एटॉमिक एनर्जी प्लांट। रेडिएशन लीकेज ऑकर आफ्टर द ब्लास्ट इन एटॉमिक एनर्जी द Clarenville, Ukraine, its ill effects are still experienced in region. Atomic energy plant was only used for electricity generation, but nowadays many countries are equipped with atomic energy and out of risk of radiation leakage increasing due to carelessness. Hence, importance of disaster management became the foremost among the nations. अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो अगर एटॉमिक एनर्जी का एक्चुअल जो यूज किया जाता था, वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट करना था, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज किया जाता था। पर आज के टाइम में एटॉमिक एनर्जी जो रहती है, तो उससे जो रेडिएशन निकलता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। कैंसर जैसे आप जो बीमारी देख रहे हो, ये सारी चीजें उससे ही आती है। तो आज के टाइम में एटॉमिक एनर्जी को यूज तो किया जा रहा है, बट उसको बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि उसके इल इफेक्ट दिख रहे हैं कि वो एयर में स्प्रेड हो रहे हैं, उसके रेडिएशन ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, और वो रेडिएशन जब नियर बाय एरियाज में जाते हैं तो वहां के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा हेल्प करते हैं, बहुत ही बड़ा हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इस चीज को समझना कि भाई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम जनरेशन वाइज डेवलपमेंट में जा रहे और हम कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजें यूज करें, तो उसको ऐसे यूज करें ताकि उससे किसी का लॉस या उससे किसी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखो वो बोला है कि disaster is very fast process. In fact, it is an accident. What should we do in such situation? In case of disaster management, there should be attempt to minimize the losses. Disaster are never planned, but losses due to can be prevented. देखो, अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई डिजास्टर तो तुम प्लान नहीं कर सकते हो कि भाई नहीं मैं ऐसा कुछ कर लूं कि बाढ़ आना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कर दूं कि साइक्लोन आना ही चाहिए, नहीं कर सकते। ऐसा कुछ करो कि टेररिज्म बंद हो जाए, नहीं बंद होगा। हम बड़ी बड़ी गवर्नमेंट को लेकर आ जाए, कुछ भी लेकर आ जाए, ना मेन में डिजास्टर बंद होने वाला है, ना नेचुरल डिजास्टर बंद होने वाला है। ठीक है, तो वो तो बात ही खत्म हो गई कि भाई डिजास्टर को बंद करना है। हम कर क्या सकते हैं, हमें ये करना है कि जो डिजास्टर की वजह से लॉस होते हैं उसको प्रिवेंट करना है, उसको बचाना है, ताकि लॉस ज्यादा नहीं होने चाहिए। जहां अगर मैं बोल रही 100 लोगों की बर्बादी होने वाली थी, वहां 10 लोग ही हो, हम 90 लोगों को बचा सके, ऐसा कोई स्टेप लेना है। Disaster management is achieving or time to time improving the ability to face the disaster through scientific and careful observation and analysis of data. For example, preparing, सबसे पहले एक्शन प्लान कि अगर ऐसा एक पहले से प्लान रखो ना, जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो कैसे मैंने बोला कि पहले से प्लान करो कि आपको कब क्या पढ़ना है, टाइम टेबल सेट करो, वैसे तो हमको पहले से प्रिपेयर होना था। अगर फ्लड आ गया तो चलो ठीक है, फ्लड आ गया तो यहाँ पे ये ऐसा करके रखो, ऐसा करके रखो, ताकि हम उस टाइम पे लोगों को बचा सके। वेट नहीं करना है कि पहले आके चलो फ्लड आएगा, आ जाएगा तो उसके बाद देखेंगे स्टेप, नहीं, हर चीज का प्री प्लान करना है। अगर हम प्री प्लान करते तो काम बहुत अच्छे से होता है। अगर हम बैठ के आराम से धीरे धीरे सोचते हैं कंटाला आ रहा है बाद में करेंगे तो कुछ नहीं होता है। तो प्री प्लान करो उस एक्शन के बारे में, जैसे कि एक्शन को वेरियस एक्सपेक्ट, जैसे मेजर लेना, रिहेबिलिटेशन करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। एग्जीक्यूट दैट प्लान इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। जो मैंने प्लान किया है उसी को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी वही तो मेरा मैनेजमेंट है। मैंने पहले प्लान किया था कि यहाँ पे डैम बना के रखना रखो, ताकि अगर रिवर का पानी ओवरफ्लो होता है तो डैम में जाना चाहिए, वो बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। तो फ्लड तो आया, बट मैंने फ्लड से जो बहुत ज्यादा पानी बाहर आता उसको मैंने प्रिवेंट कर दिया। तो ये मेरा क्या था, जो मैंने प्लान किया उसको मैंने इंप्लीमेंट किया, और वही मेरा क्या बन गया, मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कि अगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करूं तो भाई इसको पूरी तरीके से मैनेज कौन करता है और कौन इसको लेके चलता है।
अब यहाँ पे देखो कौन कौन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये चार्ट में समझा दूंगी तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग, मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बार बार वार्निंग देती रहती है कि भाई यहाँ पे जैसे बारिश का टाइम आता है कि आप लोग यहाँ पे मत जाइए, हाई टाइड टाइम चल रहा है, रिवर जितने भी सी साइड है, समुद्र के साइड पे लोग ज्यादा मत बैठिए। अनाउंसमेंट अगर आप वहां बैठे भी ना तो माइक लेके वहां पे अनाउंसमेंट करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन कौन होते हैं? इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट का कौन हेड करता है? चीफ मिनिस्टर। एक डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? कलेक्टर। तालुका का कौन होता है? तहसीलदार। और एक विलेज का हेड कौन होता है? सरपंच। अब ये सरपंच कौन होता है? जनरल पब्लिक, जो वहां के लोग होते हैं उसमें से किसी एक किया जाता है। इनका सिस्टम इन्वॉल्व इन एक्चुअल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। अब देखो अगर पूरे नेशन को बचाना है तो प्राइम मिनिस्टर, महाराष्ट्र में कुछ हुआ तो वहां के चीफ मिनिस्टर लेंगे, गुजरात को हुआ तो वहां के चीफ मिनिस्टर। अगर उसके अंदर मैं बोलती हूँ तालुका डिस्ट्रिक्ट की, महाराष्ट्र के अंदर मैं बोलती हूँ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं बोल रही हूँ मुंबई, थाने, ये सारी जो जगह है तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो देखेंगे। तालुका जैसे अगर वसई विरार, पालघर, अगर मैं बोलूँ मुंबई तो ऐसी जगह आएंगे तो वहां के तहसीलदार। और एक अगर गांव के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कौन देखता है? वो सरपंच। अब अदर सोशल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और इन लोगों को हेल्प कौन करते हैं? ऐसे बहुत सोशल एनजीओ होते हैं, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों के हेल्प के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और ये लोग वही होते हैं जो आके ऐसी सब सिचुएशन में आकर हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, फिर इसके अंदर सारी वही चीजें दी गई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है प्लान करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, और जो भी प्लान उसने किया है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम उसको वो एग्जीक्यूट करता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कंट्रोल यूनिट होता है वो देखता है। ठीक है, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शंस क्या होता है? अब देखो कभी कभी आपके आसपास आप चल रहे हो, और आज का तो भाई जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा ना, आज का तो ऐसी हालत हो चुकी है ना कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको जाकर बचाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? फोन चालू करके वीडियो बनाएंगे कि हमारे व्यूज ज्यादा आने चाहिए। भाई अगर ऐसा कुछ आसपास दिखता है ना तो पहले उस इंसान को बचाओ, और ये व्यूज व्यूज के चक्कर में इतना मत मरो, कुछ अच्छी चीजें करके व्यूज कमा लो, ना कि ऐसी फालतूगिरी चीजें करके। अब देखो यहाँ पे गए, समटाइम्स वी हैव टू फेस द डिजास्टर ड्यू टू आवर ओन अनअवेयरनेस। कभी कभी कुछ ऐसे डिजास्टर हो जाते हैं और हमें पता नहीं है, इसलिए वो डिजास्टर हमारे साथ हो जाता है, हम उस चीज को समझ नहीं पाते। तो सिचुएशन में करना क्या है? सम सिंबल्स गिवन बिसाइड द सीन यूज अराउंड इट। जैसे कि कहीं पे दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे गैस है, ये एक्सप्लोसिव एरिया है, ये फ्लेमिलर लिक्विड है, मतलब ऐसा दिया रहता है कि इस जगह पे मत जाओ। अब फिर भी आप उधर ही जाते हो तो आपके साथ तो होना ही है ना। अगर आप रोड पे एक गाड़ी चला रहे हो तो लिखा है कि भाई आने वाला जो टर्न है थोड़ा डेंजरस है, गाड़ी की स्पीड को स्लो करके आराम से चलो। आप वही गाड़ी में चला रहे हो, उड़ गया, आपका एक्सीडेंट हो गया। क्यों एक्सीडेंट हुआ? क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया। वहां पे लिखा हुआ था बोर्ड पे कि गाड़ी की स्पीड को स्लो करना और आराम से चलो, थांबवा चलावा, कि बहुत आराम से चलो क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली। पर तुम तो सुनोगे नहीं, तुम तो तुम्हारी गाड़ी को वैसे चला रहे हो। जब वैसे चला रहे हो तो होगा क्या? मरना तो फिक्स ही है। वैसी चीजें होती है। अब गिव द रिफ्रेश टू द फॉलोइंग पिक्चर। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देखो दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ कि यहाँ पे दिया है कि अचानक से ऐसा ABC कि एक अर्थक्वेक आ गया, एक पर्सन है। अब एक पर्सन अगर उसको अचानक से समझो नोजिया हो गया, उसको वॉमिटिंग हो गई या वो बेहोश हो गया, तो आपको करना क्या है? आप फटाक से ये AB उसको किसी रेस्क्यू पे, मतलब उसको किसी भी ऐसे चेयर वेयर लेकर आओ, उसको वहां पर लेकर जाओ। दूसरा, उसको मुंह खोल के ऑक्सीजन देने की कोशिश करो ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके। थर्ड, उसको उठाकर लेकर जाना जिस भी तरीके से। इमरजेंसी कंडीशन वेरियस ट्रांसपोर्ट मेथड, जैसे कि क्रैडल मेथड। क्रैडल मतलब क्या? जो ये दिख रहा है ना, ये क्रैडल होता है। कैरिंग, अपने बैक पे लेना, दोनों हाथ पे लेना। दोज मेथड डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द विक्टिम। अब अगर आपके सामने कोई इंसान बेहोश हुआ है और वो आपके वेट का डबल है तो डेफिनेटली आप उसको कंधे पे अकेले तो उठा के नहीं लेके जा सकते, फिर आपको हेल्प लेना पड़ेगा। 2-3-4 लोग मिलकर आराम से उसको क्रैडल पर लेकर जाएंगे। तो सामने वाला जो गिरा हुआ है उसकी कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे उठाएंगे। एक्सीडेंट हो गया, इंजरीज, फाइटिंग, मतलब लड़ाई करते हुए उसको लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, हाथ जल गया, स्नेक ने काट लिया, डॉग ने काट लिया, फायर हो गया, ये सारे जो पेन होता है। विक्टिम ऑफ डिजास्टर नीड टू बी ऑफर सम प्राइमरी हेल्प बिफोर द एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी अपने घर के अंदर देखा है, जब कभी चाकू वाकू से कुछ कट जाता है तो मम्मी क्या करती है? फटाक से हल्दी लाके उस पर रख देती है। अब वो डॉक्टर के पास बाद में जाएगी, पर हमारी एक आदत है कि भाई कट गया ना, पहले क्या करो? फटाक से उस पे लाकर क्या रख दो? हल्दी रख दो। तो मतलब आप जब किसी इंसान को कुछ हुआ है, आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, वो तो लेके जा रहे, पर तब तक उसको जो प्राइमरी होता है कि ब्लीडिंग आ रही है, फटाक से आपने कपड़े से रख लिया, ब्लीडिंग आ रही है, पानी से उसको साफ करना स्टार्ट कर दिया। जो भी ऐसी प्राइमरी चीजें आप उसको कर सकते हैं,
उसको ब्रीथिंग नहीं आ रही, आप अपने मुंह से ब्रीथ दे रहे हो, आप उसको पंप आउट कर रहे हो, मतलब आप ये नहीं वेट करो कि चल गोदी में उठा के मैं लेके चलता हूँ पहले सीधा। आप जब तक डॉक्टर के पास पहुंचोगे तब तक आपसे जो समझ में आएगा आप प्राइमरीली मेडिकेशन उसको देने की कोशिश करते हो, ठीक है। फर्स्ट एड किट क्या होता है? फर्स्ट एड किट का मतलब सेम चीज होता है कि भाई ये सारी चीजें होती है जो हमारे घर के अंदर हमेशा हमें रखना चाहिए, कि जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, सेफ्टी पिन्स होता है, ब्लेड होते हैं, स्मॉल पिन्स होते हैं, बैंडेज होता है, पट्टी होती है, ये सारी चीजें अपने घर के अंदर रखो। अच्छा, अब मॉक ड्रिल क्या होता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आता भी है काफी बार ये क्वेश्चन है। मॉक ड्रिल मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है आपके स्कूल्स के अंदर या फिर आप जिस क्लासेस में जाते रहोगे वहां पे भी आपने देखा होगा ना कि एक सिलेंडर की तरह लगाया रहता है, मतलब कि अगर कभी वो आते हैं वो लोग और कभी आपके घर में या आसपास आग लग गई तो वो आपको डेमो दिखाते हैं कि अगर आग लगी तो इसको ऐसे खोलो और फिर पूरा का पूरा स्प्रे करो ऐसे। मतलब अगर कभी, जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि लड़कियों को सिखाया जाता है कि अगर कोई लड़का पीछे से पकड़ता है तो उसका हाथ पकड़ करके उसको इस तरीके से सिखाओ। मतलब जो सिचुएशन आपके साथ होगी उसको पहले ही ड्रामा में करके बताया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो उस टाइम पे आप ये चीजें कर सकते हो, उसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। समझ में आ गया मॉक ड्रिल क्या होता है? तो मॉक ड्रिल मतलब जो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है, जो सिचुएशन आ सकती है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम एक ड्रामेटाइज चीज एक्शंस करते हैं ताकि लोगों को वो चीज समझ में आए, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये चैप्टर जो था बहुत ही, मैंने जैसे बोला वन शॉट वीडियो है, जितना आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए उस हिसाब से मैंने आपको पूरा ये चैप्टर समझा दिया है और यहाँ पे आपके बहुत कम टाइम में मैंने पूरा वन शॉट वीडियो खत्म किया। तो अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्दी इस वीक में जितने वन शॉट वीडियो होंगे हर सब्जेक्ट के हम पूरा ट्राई करेंगे कि आप लोगों के लिए लेकर आए। मेहनत करना शुरू कर दो बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, अब टाइम नहीं बचा है हमारे पास। आगे बात समझ में?